हेलो क्लास 11, हाउ आर यू। हमने अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, दैट लिविंग वर्ल्ड एंड टेक्सोनॉमी। तो जो हमारा लिविंग वर्ल्ड और टेक्सोनॉमी है, इसमें हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो दो कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ चुके थे कि अगर हम किसी भी चीज़ को लिविंग बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं। हम ग्रोथ के बारे में पढ़ चुके थे और रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ चुके थे। ग्रोथ में हमने देखा था कि एक एक्सटर्नल ग्रोथ होती है और एक इंटरनल ग्रोथ होती है। जो एक्सटर्नल ग्रोथ होती है वो जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके अंदर देखने को मिलती है, और जो इंटरनल ग्रोथ होती है वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर देखने को मिलती है। तो उस बेसिस पे अगर मुझे ग्रोथ को ये बताना पड़े कि वो लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक है, तो मुझे उसे एक पर्टिकुलर पैरामीटर देना पड़ेगा कि हाँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म इस टाइप की ग्रोथ शो करते हैं। और रिप्रोडक्शन में भी हमने देखा था कि कुछ ह्यूमन बीइंग्स जो कि आपके स्टेराइल हैं, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कुछ मैमल्स, म्यूल जो कि लिविंग है बट दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, वो अपनी नेक्स्ट प्रोजेनी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो ओवरऑल मिला के हमने ये बोला था कि जो हमारा ग्रोथ है और रिप्रोडक्शन है वो दोनों ही हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। अगर हमें मतलब वैसे वो कैरेक्टरिस्टिक हैं कि हाँ, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म इस टाइप से रिप्रोडक्शन या फिर ग्रोथ शो करते हैं, बट हमें उनको एक पर्टिकुलर पैरामीटर देना पड़ता है कि वो इस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इस टाइप की ग्रोथ शो करेंगे और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इस टाइप का रिप्रोडक्शन शो करेंगे। मतलब हम उनको एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक देते हैं, तो वहाँ पर हम उस चीज़ को, या फिर एक होता है ना कि डायरेक्टली बोलना कि हाँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की ही प्रॉपर्टी है कि वो ये कर सकते हैं, तो इट मीन्स वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर एप्लीकेबल होता है। बट वहाँ पे ग्रोथ और जो रिप्रोडक्शन थी वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो रही थी। वहाँ पे हम एक पर्टिकुलर कैटेगरी हमने डिसाइड कर दी थी कि ये इस तरीके से कैटेगराइज हैं और बाकी जो हैं वो नहीं कर पाते। तो उसी के अंदर हमारा थर्ड है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? द सम ऑफ ऑल रिएक्शन, जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो रही हैं, भले ही वो ब्रेक डाउन होने की हो या फिर कंबाइन होने की हो, सम अप होने की हो, उन सब रिएक्शंस को मिला के हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। कॉन्स्टेंटली मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, जितने भी हमारी बॉडी के अंदर बायोमॉलिक्यूल्स हैं, आपका कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन, ग्लूकोज का फॉर्मेशन, स्टार्च का फॉर्मेशन, सर्टेन काइंड ऑफ एंजाइम्स का फॉर्मेशन, कुछ एंजाइम्स बन रहे हैं, कुछ एंजाइम्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं, कहीं पे रिएक्शंस हो रही हैं, कहीं पे जो रिएक्शंस हैं वो कैटाबॉलिज्म है, कुछ रिएक्शन एनाबॉलिज्म है। इट मीन्स कहीं पर ब्रेक डाउन हो रहा है और कहीं पर कोई दो कंपोनेंट मिलके, दो रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो वो ओवरऑल जितनी भी रिएक्शन है, भले ही वो किसी प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में ब्रेक डाउन होना हो या फिर किसी रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के अंदर कंबाइन होना हो, तो वो ओवरऑल रिएक्शंस क्या कहलाती हैं? हमारी मेटाबॉलिज्म। द सम ऑफ कन्वर्जन, जो ये सच कन्वर्जन्स होती हैं दीज आर ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। ये जितनी भी कन्वर्जन्स होती हैं, लाइक आपकी एनाबॉलिज्म हुआ या कैटाबॉलिज्म हुआ, वो क्यों होती हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमारी बॉडी के अंदर हमेशा केमिकल रिएक्शंस चलती रहती हैं। अब मैं कोई चीज़ सोच रही हूँ तो वहाँ पर भी मेरे हार्मोन्स जो हैं मेरे ब्रेन के अंदर रिलीज़ हो रहे हैं, कुछ एंजाइम्स रिलीज़ हो रहे हैं। अब मैंने खाना खा लिया है, तो अगर मैंने खाना खा लिया है तो उसके बाद भी मेरी जो बॉडी होगी वो फूड को डाइजेशन करेगी, तो वहाँ पे HCl सिक्रीट होगा मेरे स्टमक के अंदर। अब मेरे जो ब्लड है उसका प्यूरिफिकेशन हो रहा है, तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ एंजाइम्स, कुछ रिएक्शंस होंगी। तो वो रिएक्शंस जितनी भी होती हैं वो क्या होती हैं? हमारी मेटाबॉलिज्म होती हैं। और ये जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, चाहे वो एनाबॉलिज्म हो या चाहे कैटाबॉलिज्म हो, वो क्यों होती हैं? ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस। क्योंकि वहाँ पर जितने भी ये जो कन्वर्जन होता है, ये सारा का सारा क्या है? हमारा केमिकल रिएक्शंस का कन्वर्जन है। जो केमिकल रिएक्शन होती हैं, जो मेटाबॉलिज्म होता है, वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। वन इज़ योर कैटाबॉलिज्म एंड अनदर वन इज़ योर एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल इनटू अ सिंपलर वन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ब्रेकडाउन हो रहा है कॉम्प्लेक्स मटेरियल का इनटू सिंपलर वन। कोई भी जो आपका कॉम्प्लेक्स मटेरियल जब भी किसी सिंपल
के अंदर ब्रेकडाउन होता है या फिर किसी या फिर कैटाबॉलिज्म होता है, एनाबॉलिज्म होता है, तो उन दोनों के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उन दोनों को रेगुलेट कौन करते हैं? आपके एंजाइम्स। दे आर बोथ एक्ट एज इनहिबिटर एंड एक्टिवेटर। जो आपके एंजाइम्स होते हैं ये क्या होते हैं? बोथ एक्टिवेटर होते हैं और इनहिबिटर होते हैं। जो मेटाबॉलिक पाथवे होती है आपका कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, बोथ आर रेगुलेटेड बाय द एंजाइम्स। दे आर अ सर्टेन काइंड ऑफ केमिकल्स विच आर सिक्रेटेड इन आवर बॉडी, जो कि किसी भी रिएक्शन को होने के लिए दे आर एक्ट एज बायोकैटलिस्ट। कैसे काम करते हैं? बायोकैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। किसी भी रिएक्शन को होने के लिए एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट है, किसी भी रिएक्शन को रोकने के लिए एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट है। एक्टिवेट करना मतलब किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करना, तो वहाँ पर भी एंजाइम्स एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट या जो रिएक्शन को सर्टेन रेट तक हाई कर देते हैं या फिर उनका जो रिएक्शन रेट है वो काफ़ी हद तक बढ़ा देते हैं, तो वो एंजाइम्स होते हैं। अगर किसी रिएक्शन को रोकना है कि हाँ अब बस इतनी रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, मैंने खाना खाया है तो मेरी बॉडी के अंदर सर्टेन अमाउंट ऑफ HCl ही सिक्रीट होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पर भी जो HCl का सिक्रीशन है वो रुक जाएगा। वो भी किसी एंजाइम की हेल्प से होगा। तो इनहिबिट का मतलब होता है स्टॉप करना, मतलब किसी भी चीज़ को या किसी भी रिएक्शन को स्टॉप कर देना। तो हमारी मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होती हैं, मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ होती हैं, वो जो भी रिएक्शंस होती हैं वो एंजाइम्स के थ्रू एक्टिवेट की जाती हैं और एंजाइम्स के थ्रू ही इनहिबिट करी जाती हैं। अब देखते हैं कि कैटाबॉलिज्म क्या होता है, एनाबॉलिज्म क्या होता है। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स फूड या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू अ सिंपलर वन, कि हमने कोई भी खाना खाया या फिर कोई भी चीज़ हमने खाई तो उसके अंदर क्या हुआ कि हमने कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ खाई जो कि प्रोटीन, फॉर एग्जांपल प्रोटीन ले लो, कि हमने प्रोटीन खाया तो वो क्या होगा कि एक सिंपल कंपाउंड में जाके ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो किसी भी ब्रेकडाउन ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स मटेरियल इनटू अ सिंपलर वन इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ का ब्रेकडाउन हो जाना सिंपलर वन में वो क्या कहलाता है? आपका कैटाबॉलिज्म। और जब भी कोई चीज़ ब्रेक डाउन होती है तो वहाँ पर क्या होगी? एनर्जी रिलीज़ होगी। और अगर मुझे किसी चीज़ को बनाना है, किसी चीज़ को जोड़ना है, तो वहाँ पर मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या होगी? कैटाबॉलिज्म के अंदर एनर्जी रिलीज़ होगी और यहाँ पर जो एनर्जी होगी वो गिव करनी पड़ेगी, मुझे देनी पड़ेगी, कि किसी रिएक्शन को होने के लिए कई बार एनर्जी रिक्वायरमेंट भी होता है। तो जो इसका सेलुलर रेस्पिरेशन, लाइक आपका ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो गया CO2 एंड वाटर में, C6H12O6। जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, लाइक हमने कोई भी चीज़ खाई या कोई भी चीज़ हमने फूड के तौर पे ली, तो उसके अंदर जो ग्लूकोज था वो एक कॉम्प्लेक्स था। ये एक कॉम्प्लेक्स है, उसको मेरी बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए वो कॉम्प्लेक्स चीज़ को एज इट इज़ डाइजेस्ट नहीं कर सकती, उसको पहले वो किसमें? एक सिंपलर वन में ब्रेक डाउन करेगी, तभी तो उसे डाइजेस्ट करेगी। तो वहाँ पर क्या होता है कि उसने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर ये क्या हुआ कि ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। इट मीन्स जो ग्लूकोज था उसका ब्रेक डाउन हो गया। और जब हम कैटाबॉलिज्म की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स चीज़ को सिंपलर वन में तोड़ना क्या कहलाता है? हमारा कैटाबॉलिज्म कहलाता है। नेक्स्ट इज एनाबॉलिज्म, दैट कॉम्प्लेक्स मटेरियल सिंथेसाइज इनटू अ सिंपलर वन। अब कोई कॉम्प्लेक्स मटेरियल था वो किस में कन्वर्ट हो गया? एक सिंपलर मटेरियल में कन्वर्ट हो गया। इसके अंदर मैं इसी का रेसिप्रोकल रिएक्शन ले लूँ, 6CO2 + 6H2O, दिस गिव्स C6H12O6, जो कि किस में होता है? आपका फोटोसिंथेसिस में होता है। अब फोटोसिंथेसिस के लिए ये दोनों चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं। अब उसको तो खाना चाहिए, तो वो क्या करेगी? फोटोसिंथेसिस क्या करेगा? उसको इसमें कन्वर्ट कर लेगा, +6O2। तो ये पूरी रिएक्शन क्या थी हमारी? एनाबॉलिज्म, कि 2 कॉम्प्लेक्स मटेरियल आए और वो एक सिंपल वन में
कन्वर्ट हो गए, जो कि प्लांट के लिए एक सिंपलर ऑर्गेनिक मटेरियल है, जिसको वो एज अ फूड ग्लूकोज जो कि कार्बोहाइड्रेट है उसको एज अ फूड यूज़ करता है। तो ये जो रिएक्शंस होती हैं, जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है, इट मीन्स द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस बोथ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, दे आर ये जितनी भी रिएक्शंस होती हैं ये सारी की सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती हैं। तो जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं वो जितने भी हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब की बॉडी के अंदर हो रही है। तो यहाँ पर जो मेटाबॉलिज्म है वो लिविंग प्रॉपर्टी है किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। यहाँ पर मैं मेटाबॉलिज्म को बिना किसी पैरामीटर पे रखे हुए, इफ़ एंड बट लगाए हुए, मैं ये बोल सकती हूँ कि हाँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होता। मुझे इसके अंदर ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ ह्यूमन जो स्टेराइल हैं उनके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, या फिर जो नॉन लिविंग है उनके अंदर एक्सटर्नल मेटाबॉलिज्म हो रहा है या इंटरनल नहीं हो रहा। तो लिविंग प्रॉपर्टी ओवरऑल, अगर लिविंग प्रॉपर्टी की लिविंग प्रॉपर्टी देखी जाए तो मेटाबॉलिज्म उसकी प्रॉपर्टी है कि हाँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बाहर के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की तरफ अपना रिस्पॉन्स शो करे, इट मीन्स हमें कोई भी स्टिमुलस मिले तो हम उसकी तरफ अपना रिस्पॉन्स शो करें। स्टिमुलाई, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो हमेशा किसी भी स्टिमुलाई के लिए या उसे कोई भी रिस्पॉन्स मिलता है उसकी तरफ अपना रिस्पॉन्स शो करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं ये कहूँ कि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है तो मैं क्या करूँगी? मुझे पता है कि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है तो मैं उसी के अकॉर्डिंग कपड़े पहनूँगी, और अगर बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो मैं उसी के अकॉर्डिंग अपने कपड़े चेंज कर दूँगी। अगर मुझे कहीं भी जाना है तो मैं वहाँ पे जाने के लिए कोई भी एक पर्टिकुलर कोई व्हीकल जाता है तो मैं उस व्हीकल से जाऊँगी। अगर मुझे पैदल बाय वॉकिंग वो डिस्टेंस कवर किया जा सकता है तो मैं वॉक करके वो डिस्टेंस कवर करूँगी। जब भी हम किसी बाहर के इन्वायरमेंट के लिए अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं, या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, आप किसी को भी अगर टच करोगे, किसी छोटे से छोटे चींटी को भी टच करोगे तो भी वो अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं। तो जब लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए, स्टिमुलाई का मतलब होता है कोई भी रिस्पॉन्स मिल रहा, इट मीन्स मेरी बॉडी को यहाँ पर अगर टच हुआ है तो यहाँ पर चूटी चुभी है तो मेरी स्किन के ऊपर वो जो किसी ने पिंच किया है वो एक स्टिमुलाई है कि मुझे बाहर से किसी ने टच किया है, तो मुझे पता चला है कि हाँ, मेरी बॉडी पर कहीं पर कुछ हुआ है तो मैं उसके लिए तुरंत रिस्पॉन्स शो करूँगी। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के लिए जब अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्शियसनेस। जो प्लांट होते हैं वो हर चीज़ के लिए अपना स्टिमुलस शो करते हैं। लाइक लाइट, जो सनफ्लावर है वो जिस तरफ सन होता है उस तरफ मूव करता है। वाटर, जो रूट होती हैं वो हमेशा जो हाइड्रोट्रॉपिज्म होता है उसकी तरफ मूव करती हैं, जिस तरफ वाटर होता है उस तरफ मूव करती हैं, और जियोट्रॉपिज्म की तरफ भी मूव करती हैं, हमेशा डाउन टू अर्थ मूव करती हैं, मतलब ग्रेविटी की तरफ मूव करती है। जो प्लांट होता है वो लाइट, वाटर और जो आपका सन होता है उसकी तरफ भी स्टिमुलस शो करता है। तो जो प्लांट होते हैं, लाइट उनको चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, उनके स्टोमेटा ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट में। जब उनको किसी भी मतलब गैसेस एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट होती है तब वो ओपन एंड क्लोज होते हैं। तो कुछ जो प्लांट दिन के टाइम पे अपने स्टोमेटा ओपन करते हैं क्योंकि उनमें दिन में फोटोसिंथेसिस हो रही है। जो डेजर्ट प्लांट्स हैं उनके स्टोमेटा रात को ओपन होते हैं क्योंकि उनके अंदर जो फूड की प्रिपरेशन हो रही होती है वो रात के टाइम होती है। उनका इसका मतलब ये नहीं है कि वो इन द एब्सेंस ऑफ लाइट वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। वो सुबह के टाइम अपना स्टोरेज कर लेते हैं लाइट का जितनी उनकी रिक्वायरमेंट होती है, फिर रात को फूड प्रिपेयर करते हैं। तो
तो जो आपके प्लांट्स होते हैं वो भी कॉन्शियसनेस होते हैं, कॉन्शियस शो करते हैं, और जो आपके एनिमल्स होते हैं वो भी कॉन्शियसनेस शो करते हैं। इट मीन्स जो बाहर का इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, हॉट इन्वायरमेंट, कोल्ड इन्वायरमेंट, कोई भी इन्वायरमेंट या किसी भी तरीके का टच उन्हें मिलता है तो वो उसकी तरफ रिस्पॉन्स शो करते हैं, और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा करते हैं। तो जो कॉन्शियसनेस है वो भी एक प्रॉपर्टी है, एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अभी तक हमने देखा कि जो कॉन्शियसनेस है इट इज़ ऑल्सो अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मेटाबॉलिज्म इज ऑल्सो अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म until unless we define a certain type of parameter to describe that a particular thing is living or a particular thing is reproduced। उसके अंदर हमें कंडीशन रखनी पड़ती है, बट हम इन दोनों पॉइंट्स के अंदर मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस के अंदर डायरेक्टली लिख सकते हैं दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉन्शियस एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है। फिफ्थ है आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है आपका यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। जो यूनिसेलुलर हैं जितने भी ऑर्गेनिज्म, अगर मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करूं, आइदर दे आर मेड अप ऑफ यूनिसेलुलर और आइदर दे आर मल्टीसेलुलर। या तो वो एक सिंगल सेल से बने हुए हैं या फिर वो बहुत सारे सेल्स टिश्यूज से बने हुए हैं। तो हम नॉन लिविंग के अंदर तो कोई भी चीज़ सेल से नहीं बनी हुई। सेल इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हम क्या बोलते हैं? सेल इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मैंने यहाँ पर एक वर्ड यूज़ कर दिया लाइफ, इट मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके बाहर कोई बात ही नहीं है। तो जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर तो एटम और मॉलिक्यूल्स चलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही सेल चलता है। तो यहाँ पर एक यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर है, या तो बॉडी यूनिसेलुलर होगी या फिर मल्टी सेलुलर होगी। तो यहाँ पर जो आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है इट इज़ ऑल्सो अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बनते ही नहीं हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं या तो वो मल्टी सेलुलर होंगे, सिंगल सेल से बने हुए होंगे, लाइक आपका ईस्ट, एल्गी, और जो आपका यूनिसेलुलर है लाइक आपके हायर प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स। तो ये क्या है? आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सिक्स्थ है आपका होम्योस्टेसिस। कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड। एक्टोथर्म, एंडोथर्म। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। कुछ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं लाइक आपके फिश हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, उनको कोल्ड जगह पसंद है। उनकी बॉडी के अंदर ज़रा से भी हीट होती है तो वो क्या करते हैं? हीट को बाहर इन्वायरमेंट में रिलीज करते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? एक्टोथर्म। इट मीन्स दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। तो जब मैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रही हूँ तो वो दो ही टाइप के हो सकते हैं, या तो वो कोल्ड ब्लडेड होंगे या फिर वो वार्म ब्लडेड होंगे, जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं। वो पूरी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? होम्योस्टेसिस। उस होम्योस्टेसिस के अंदर हमने दो पार्ट में उनको डिवाइड कर दिया, वन इज़ योर कोल्ड ब्लडेड एंड अनदर वन इज़ योर वार्म ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड क्या है? एक्टोथर्म, जो कि अपनी बॉडी को ठंडा रखना चाहते हैं और अपनी बॉडी के अंदर जितनी भी हीट होती है उसे बाहर इन्वायरमेंट में रिलीज कर देते हैं। रिलीज हीट इन एनवायरनमेंट। और इसका जो एग्जाम्पल है
वो है आपके फिश, रेप्टाइल्स, ठीक। और जो आपके वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं लाइक ह्यूमन बींग्स, हम क्या करते हैं, हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर, जो भी हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर होता है उसे बाहर इन्वायरमेंट में रिलीज़ नहीं करते, हम उसे बचा कर रखते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को जो टेम्परेचर चाहिए होता है उसको सर्टेन केमिकल रिएक्शंस करनी होती हैं। तो इसलिए हमारी बॉडी जो हम हैं वो हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, और उसको उस टेम्परेचर की, उस हीट की रिक्वायरमेंट है सो दैट कि हमारी बॉडी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेंटेन रहे। उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही जो प्रोसेस होता है बॉडी का, लाइफ प्रोसेस जो होता है वो पर्टिकुलर तरीके से एक फेवरेबल वे में काम कर पाता है। तो हम क्या हैं, हम हैं एंडोथर्म, बिकॉज वी आर नॉट रिलीज आर एनर्जी इन द, या फिर आवर जो हमारा टेम्परेचर होता है, जो हमारी हीट होती है, हम वो हीट को बाहर रिलीज़ नहीं करते। बट जब कभी भी बाहर ठंड ज़्यादा होती है तो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, जिससे कि हमारी बॉडी से हीट बाहर ना जा सके। अगर मैं कोई चीज़ बहुत ज़्यादा फैली हुई है, उसके अंदर हीट है, तो वो बाहर की तरफ एक्सपोज होगी, बाहर ठंड ज़्यादा है, बॉडी के अंदर कम है, तो हीट कहाँ से जाती है, फ्रॉम हायर टू लोअर। अब मेरी बॉडी के अंदर हीट ज़्यादा है, बाहर हीट कम है, तो मेरी बॉडी क्या करेगी, हीट को बाहर करेगी। इसीलिए तो हम ठंड के अंदर गर्म कपड़े पहनते हैं कि हमारी बॉडी की जो हीट होती है वो रिलीज़ ना हो, वो अंदर ही ट्रैप रहे, क्योंकि हमारी बॉडी को, हम क्या हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, हमारी बॉडी को वो हीट चाहिए एक पर्टिकुलर रिएक्शंस करने के लिए, पर्टिकुलर लाइफ प्रोसेस की जो डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट्स होते हैं वो करने के लिए। बट यहाँ पर जो जब भी ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, सो दैट कि एनर्जी जो हीट है वो ज़्यादा रिलीज़ ना हो, वो हमारी बॉडी के अंदर ही मेंटेन रहे। सेवन्थ और लास्ट पॉइंट है, इट इज़ जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, अडेप्टेशन। अडेप्टेशन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दिस इज़ ऑल्सो अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो अडेप्टेशन होती है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कर सकते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं कर सकते। मान लो कि मुझे किसी नए इन्वायरमेंट में जाके रहना पड़ रहा है, मैं बहुत ज़्यादा कोल्ड इन्वायरमेंट में रहने वालों में से हूँ, और फिर उसके बाद मुझे कहीं ऐसी जगह जाना पड़ गया कि जहाँ बहुत ज़्यादा वार्म इन्वायरमेंट है। अब मेरी बॉडी वहाँ पर रहने के लिए कुछ अपनी अंदर चेंजेस करेगी, इट मीन्स अडेप्टेशन करेगी। कहीं पे मतलब मैं अपने अंदर, अपने बिहेवियर के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस लेकर आऊँगी, सो दैट कि मैं उस इन्वायरमेंट में अडेप्ट हो सकूँ, मैं उस इन्वायरमेंट में फिट बैठ सकूँ। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वही ये काम करते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये काम नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप घर पे रहते थे, फिर आपको एकदम से स्कूल में आना पड़ गया, तो वो एक शॉर्ट टर्म अडेप्टेशंस होती हैं, कुछ लॉन्ग टर्म अडेप्टेशंस होती हैं जो कि लाइफ लॉन्ग हमारी बॉडी के अंदर चेंज हो जाती हैं। शॉर्ट टर्म अडेप्टेशंस की हम ऐसे बात कर सकते हैं कि आप घर में थे, आपको बहुत छोटे थे, फिर आपको स्कूल में एडमिशन करवा दिया गया। अब स्कूल में एडमिशन हो तो गया आपका, अब आपको उस इन्वायरमेंट में रहने के लिए आपको नए फ्रेंड्स बनाने पड़ेंगे, उनके साथ हंसना पड़ेगा, उनके साथ अच्छे से बिहेव करना पड़ेगा। तो वो क्या हो गई, आपकी अडेप्टेशन। पहले आप घर में रहते थे, आपको हर किसी का प्यार मिलता था, अब यहाँ पर आपको अपनी एक अलग पहचान बनानी है, सो दैट आपको वहाँ का इन्वायरमेंट अडेप्ट करना पड़ेगा, तब तो वो क्या कहलाती है, अडेप्टेशन। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही सिर्फ अडेप्टेशन कर सकते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अडेप्टेशन नहीं होती। तो ओवरऑल अगर हम देखें कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो शो करती हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो वो है आपकी सबसे पहले मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, homeostasis and adaptation।
ये क्या है आपकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और जो आपकी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन था, they are not defining property of living organism. They are not defining property of living organism. तो ये था आपका पूरा लेक्चर जिसमें हमने देखा कि कितने जो कौन कौन सी प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफ़ाइन करती हैं और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफ़ाइन नहीं करती। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच।